ओके, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 10 मार्च। चलिए अपना करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा, उन सभी को देखने का प्रयास करेंगे। हाल ही में एक पुरस्कार दिया गया और यह पुरस्कार पहली बार दिया गया। हाल ही में नेशनल क्रिएटर अवार्ड किसने प्रदान किया और यह जो नेशनल क्रिएटर अवार्ड है यह क्या है, इसे क्यों दिया गया और कितने श्रेणी में पुरस्कार दिया जाएगा और कहाँ पे दिया गया, मतलब इस पुरस्कार से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं। यह पुरस्कार पहली बार दिया गया। इसका जो क्रम है यह क्या है, यह पहली बार दिया गया। टोटल ये 20 श्रेणी में पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार क्या है? नेशनल क्रिएटर अवार्ड, राष्ट्रीय सर्जक पुरस्कार। सर्जक का मतलब देखो, जो भी क्रिएट का मतलब नई चीज बनाना। तो यूट्यूब पर जो वीडियो बनाता है, अब वो 20 श्रेणी का मतलब क्या हुआ? साइंस कैटेगरी में, गेमिंग कैटेगरी में, एजुकेशन कैटेगरी में, सोशल जस्टिस, ऐसे बहुत सारी कैटेगरी में 20 कैटेगरी में पुरस्कार यह दिया गया। यह पुरस्कार है क्या? तो यह भारत सरकार द्वारा उन रचनाकार जो रचना करते हैं, रचनाकार को सम्मानित किया जाता है जो वीडियो के माध्यम से उत्कृष्ट योगदान दिए हैं। इनको यह पुरस्कार क्यों दिया जाएगा? भारतीय रचनात्मक को बढ़ावा देने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। तो भारत सरकार के किसके द्वारा प्रदान किया गया पुरस्कार? यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रदान किया गया। यह पुरस्कार कहाँ पे दिया गया? यह अभी हाल ही में 8 मार्च को भारत मंडपम, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, वहां पे यह पुरस्कार दिया गया। वैसे 20 कैटेगरी में पुरस्कार दिया गया। तो क्या हमारे लिए सभी कैटेगरी इंपॉर्टेंट है? कुछ महत्वपूर्ण कैटेगरी जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, बाकी मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। जैसे सोशल चेंज कैटेगरी में पुरस्कार अवार्ड किसको दिया गया? जया किशोरी जी को। अगर एजुकेशन कैटेगरी की बात करें, बेस्ट क्रिएटर इन एजुकेशन कैटेगरी में किसको दिया गया? वो है नमन देशमुख। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने अभियान से लिया हुआ है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ पे प्रारंभ हुआ और ये जो अभियान है इसका उद्देश्य क्या है, इनको क्यों शुरुआत किया गया और इस अभियान को प्रारंभ कौन किया, उसमें चीफ गेस्ट कौन थे? तो जी हाँ, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ पे प्रारंभ हुआ? राजस्थान के बीकानेर में। तो जिसका, जैसा कि इससे समझ में आ रहा है कि संविधान से संबंधित होगा, तो संविधान से संबंधित होगा तो उसको शुरू करने वाला कौन है? कानून मंत्री और उसके साथ साथ संविधान के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पे कौन कौन मुख्य अतिथि थे? 3 लोग। एक तो कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी हैं, जो कि बीकानेर के एमपी भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। उसके बाद जो राजस्थान का हाई कोर्ट है, उसके जो न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे मोहन श्रीवास्तव जी, वो भी वहां पर सम्मिलित हुए। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्देश्य संविधान के और उसके कानूनी अधिकार, उसके बाद कर्तव्य के बारे में सभी नागरिकों के लिए जागरूक करना, इसका उद्देश्य है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक कार्यक्रम और भी शुरुआत किया गया जिसका नाम था न्याय सहायक कार्यक्रम। इसका भी नाम क्या समझ रहा है कि न्याय को सहायता करेगा। तो यह कहाँ पे शुरुआत किया गया? यह टोटल 500 आकांक्षी ब्लॉक में शुरुआत किया गया, जिसका टैग लाइन है जन सेवा जनता के द्वारा। जो जन सेवा है और जनता के द्वार मतलब जनता के पास जाके घर घर तक संविधान और के बारे में पहुंचाया जा सके, इसलिए इसका शुरुआत किया गया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमने दिवस से लिया हुआ है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इस बार जो मनाया गया उसका थीम क्या था और महिला दिवस मनाया क्यों जाता है, इसका क्या कारण है, इन सबको देखेंगे। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, जो कि अभी हाल ही 8 मार्च को मनाया गया। इस बार का क्या थीम था? इस बार का थीम महिला सशक्तिकरण में निवेश। महिला सशक्तिकरण में निवेश। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया क्यों जाता है, क्या कारण है? तो पहला तो महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए। किस लिए? इन सभी का उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए। साथ ही में लैंगिक समानता के सभी लोगों के प्रति जागरूक करने के लिए इस दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अभी हाल ही में 7 मार्च को, ये तो 8 मार्च को, 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2019 में पहली बार किया गया था। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यह रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
और जन औषधि दिवस है, अगर जन औषधि सप्ताह की बात करें तो ये मार्च के पहले वीक में मनाया जाता है, मतलब 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक, और लास्ट में 7 मार्च के दिन जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने सैन्य अभ्यास से लिया हुआ है। देखेंगे कौन सा सैन्य अभ्यास है, किन के बीच सैन्य अभ्यास हुआ, कहाँ पे हुआ यह अभ्यास, और यह अभ्यास क्या है, और इन सभी को देखेंगे। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सी डिफेंडर 2024 किसके साथ प्रारंभ हुआ। सी मतलब होता है समुद्र, डिफेंडर मतलब डिफेंड करना, आप समझ रहे हो। तो ये किनके बीच यह अभ्यास हुआ, यह इंडिया और यूएसए के बीच में यह अभ्यास हुआ। यह अभ्यास अभी हाल ही में इंडिया में हुआ, इंडिया के पोर्ट ब्लेयर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि आपके हिंद महासागर में स्थित है। अगर बात करें कि सी डिफेंडर अभ्यास क्या है, यह दोनों देशों के तटरक्षक बल क्या होता है, जो तटों की रक्षा करते हैं, समुद्र तटों की रक्षा करते हैं। तो यह दोनों देशों के तटरक्षक बलों के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, सी डिफेंडर, समुद्र में डिफेंड करना। तो यह इसकी शुरुआत का मतलब अभी कब हुआ, इस 7 मार्च से 11 मार्च तक चलने वाला सैन्य अभ्यास है। इसको क्यों किया गया, तो नाम से समझ में आ रहा है, सी डिफेंडर, समुद्र को डिफेंड करने के लिए। तो जी हाँ, समुद्री सुरक्षा एवं समुद्री खोज करने के लिए इसको शुरुआत किया गया। साथ ही में आतंकवादी विरोधी अभियानों से निपटने के लिए इस अभ्यास की शुरुआत किया गया है। अगर बात करें इसमें कौन शामिल हुआ, अमेरिका की तरफ से और भारत की तरफ से। अमेरिका की तरफ से जहाज बर्थोल्ड शामिल हुआ, और इंडिया की तरफ से इंडियन कोस्ट गार्ड शिप विक्रांत और आईसीजीएस अरूप शामिल हुआ भारत की तरफ से। इसकी जो स्थापना हुआ था, आईसीजीएस की बात करें कि भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमने बीबीसी से लिया हुआ है। हाल ही में ईंधन स्टार्म का उत्पादन करने वाली पहली देसी कंपनी कौन है। ये जो ईंधन स्टार्म है, इसका उत्पादन करने वाली पहली कंपनी कौन है, और ये स्टार्म ईंधन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका यूज कहाँ पे होता है, इन सबको देखेंगे। तो जो ईंधन स्टार्म है, इसको उत्पादन करने वाली अपने देश की पहली कंपनी वो है इंडियन ऑयल। निर्माण कहाँ पे करेगा, इसका एक है ब्रांच पारादीप जो कि उड़ीसा में, वहां पे इसका निर्माण किया जाएगा। अब अगर बात करें कि ईंधन स्टार्म क्या है, जो फ्यूल स्टार्म है इतना महत्वपूर्ण क्या है, यह क्यों है, तो यह अत्याधुनिक रेसिंग ईंधन है। अत्याधुनिक रेसिंग ईंधन, यह ईंधन उच्च प्रदर्शन और दक्षता के लिए डिजाइन किया गया। मतलब मुख्यतः यह ईंधन वो रेसिंग गाड़ियों में यूज किया जाएगा, जो रेसिंग के लिए यूज होती है, समझ गए। अगर बात करें कि ये तो अभी इसका शुरुआत किया गया, इसके पहले रेसिंग ईंधन में कौन सा यूज होता था, उसे बोलते थे E10, जिसमें पेट्रोल में 10% बायो इथेनॉल मिलाया जाता था। मतलब इसमें इसका जो पेट्रोल शुद्धता था वो ऑक्टेन नंबर 95 प्लस था। देखो, जो पेट्रोल की शुद्धता मापा जाता है ना, वो ऑक्टेन नंबर में मापा जाता है। ऑक्टेन नंबर 95 प्लस का मतलब ये हुआ कि इसमें 5 से 10% लगभग बायो इथेनॉल है, बाकी 95% पेट्रोल शुद्धता है। अगर एयरक्राफ्ट की बात करें, जो कि आपको सबसे ज़्यादा आपको शुद्ध पेट्रोल उसमें चाहिए होता है, तो एयरक्राफ्ट का जो ऑक्टेन नंबर होता है वो 100 के इक्वल या 100 से थोड़ा सा लेस देन होता है, समझ गए। तो अभी आपको पता होगा कि अपने उत्तर प्रदेश में पहला मोटो जीपी रेस हुआ था, जो कि नोएडा में हुआ था और पहली बार हुआ था। उसमें जो विजेता रहा वो कौन थी, मार्को बिचेजी, जो कि इटली के थे। तो यहाँ का जो स्पॉन्सर था वो भी इंडियन ऑयल था, क्योंकि ये भी जीपी रेस है ना, तो रेस में रेसिंग गाड़ी चलेंगी, तो इसलिए यहाँ पे इसके स्पॉन्सर इंडियन ऑयल थे। इससे क्या लाभ होगा, ये जो स्टार्म फ्यूल है इससे लाभ क्या होगा। पहली बात तो जो रेसिंग गाड़ी है उसका उच्च प्रदर्शन हो जाएगा, साथ में इफिशियंसी इंक्रीज हो जाएगा। इसके साथ साथ ईंधन कम उत्सर्जन पैदा करेगा, ईंधन टिकाऊ एवं पर्यावरण के अनुकूल भी है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमने अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र से लिया हुआ है। हाल ही में नाटो में शामिल होने वाले नवीनतम सदस्य कौन है। सबसे पहले समझते हैं नाटो क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, क्यों शुरुआत किया गया, उसके बाद अभी इसमें नए सदस्य कौन जुड़ा, अभी तक इसमें टोटल सदस्य कितने हैं। देखो, नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 में हुआ था। इसकी हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स था। देखो, ये बात है सेकेंड वर्ल्ड वार की। सेकेंड वर्ल्ड वार में रूस, जो अब वर्तमान रूस है, उस समय नाम था इसका USSR, सोवियत संघ रूस, और USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये दोनों साथ में मिलकर सेकेंड वर्ल्ड वार लड़े थे और जर्मनी जापान को इसको हराए थे। तो हुआ क्या, जब ये दोनों मिलकर वहां पे लड़े थे, बाद में इन दोनों के बीच में आपसी विवाद हुआ। ये पूंजीवादी गुट का एक संघ बन गया, ये सामंतवादी गुट का, मतलब जितने पूंजीवादी देश थे इनके साथ आ गए, जिनके
सामंतवादी देश थे, ये इनके साथ आ गए और इन दोनों के बीच कोल्ड वार हुआ, शीत युद्ध जिसे बोला जाता है कि कौन पूरे दुनिया पे कौन राज्य करेगा, क्योंकि दोनों महाशक्ति थे। तो दोनों एक दूसरे को डिफेंड करने के लिए इन्होंने वार्सा पैक्ट किया, जिसमें बहुत सारे देशों को शामिल किया और उसका सैन्य गठबंधन किया, और इन्होंने नाटो को बनाया जिसमें बहुत सारे देशों को। लेकिन हुआ क्या, यूएसएसआर 1991 में खुद विघटन हो गया और ये 15 देशों में टूट गया, जिसमें मुख्यतः तो रूस है, उसके बाद यूक्रेन, फिनलैंड, स्वीडन, ये सब बहुत सारे जो देश हैं इससे अलग हो गए। तो ये जो था, इसका जो गठबंधन था ये टूट गया, बट जो यूएसए ने अपना सैन्य गठबंधन बनाया था नाटो, वो अभी तक बचा हुआ है। तो उसी नाटो का विस्तार करते करते इसमें इस समय जो टोटल देश हो गया वो 32 सदस्य हो गया। तो अभी 32वां सदस्य, नवीनतम सदस्य कौन बना, वो है आपका स्वीडन। इसके पहले 31वां सदस्य कौन बना था, फिनलैंड। इस टाइम नाटो के हेड कौन है, स्टॉल्टेनबर्ग, समझ गए। अगर बात करें कि नाटो को बनाया क्यों गया था, तो नाटो मैंने बताया कि इसे डिफेंड करने के लिए बनाया गया था। अगर बात करें कि स्वीडन इसमें शामिल क्यों हुआ, स्वीडन चाहे फिनलैंड हो, ये रूस के बॉर्डर पर स्थित हैं। तो ये पहली बात तो रूस की तानाशाही से, क्योंकि रूस लगातार अपने में बढ़ोतरी कर रहा है और अपने साथ अपने पड़ोसी देशों को अपने में शामिल करते हुए जा रहा है, जैसा कि अभी यूक्रेन में आक्रमण किया था। उसके बाद पहले तो ये डर है, उसके बाद जो नाटो का आर्टिकल 5 है, ये जो नाटो संगठन है इसका आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर नाटो के किसी सदस्य पर हमला होता है तो सभी सदस्य मिलकर उसका जवाब देंगे। इसीलिए स्वीडन को यहाँ पे सुरक्षा महसूस होता है कि अगर हम इनके साथ शामिल हो जाएंगे, अगर फ्यूचर में कभी रूस हमारे ऊपर आक्रमण करेगा तो सभी देश हमारा साथ देंगे, इसीलिए। ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।